सभी को नमस्कार। चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी बालकृष्ण भट्ट की निबंध शैली के बारे में। और ये असाइनमेंट है तो आप इसे मार्क्स भी देख सकते हैं। मुझे अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर मिले हुए हैं। तो मैं बात करूंगी इनकी निबंध शैली पर, साथ ही साथ आपको विस्तार से सब कुछ लाइन बाय लाइन में बताती चलूँगी ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी बनी रहे। और इनसे संबंधित आपके सिलेबस में भी एक निबंध संकलित है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालाँकि मैं निबंध पर भी वीडियो बना दूँगी जल्द ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी निबंध शैली पर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह का निबंध लिखते थे और इनकी शैलीगत विशेषताएँ क्या थीं। तो इसका टॉपिक कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि इनकी बालकृष्ण भट्ट की निबंध शैली पर बात कीजिए, या फिर इनकी शैलीगत विशेषताएँ, या फिर इनका कृतित्व क्या था। तो उस पर अगर ऐसे एक भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका उत्तर यही रहेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले भूमिका लिखी, या फिर परिचय कह लीजिए इसे, कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में से थे। ये इनका परिचय है, जिन्हें अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण, ये नाम है स्टील, और ये भी आप याद कर लीजिए इसी के कारण। क्यों? क्योंकि इनकी और स्टील की शैली काफ़ी मिलती-जुलती थी, या फिर यूँ कह लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट अंग्रेजी निबंधकार स्टील से काफ़ी प्रभावित थे, जिसके चलते इनकी जो अपनी शैलीगत विशेषताएँ थी उन पर स्टील का प्रभाव दिखता था, जिस कारण इन्हें बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता था। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार थे। इनके निबंधों में विचार प्रधानता दिखती है। उनके निबंधों में अनवरत गंभीरता दिखाई देती है, किंतु विचारात्मकता के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं। ये आप नोट कर लीजिए, इनके निबंध कौन-कौन से लिखे हैं। विचारात्मक, भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं। आगे देखिए, भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक और तरह-तरह के विषयों पर निबंध लिखे हैं। आगे लिखा है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का काफ़ी प्रयोग इन्होंने किया है। उनके निबंधों की भाषा प्रायः बोलचाल की भाषा रही है, ताकि आम जनमानस को भी समझ में आ पाए। इन सारे वैविध्य यानी कि विविधताओं के कारण, इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी ये अपनी भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते। ये एक अच्छे साहित्यकार की पहचान होती है। वे परंपरा के पोषक होते हुए भी नए विचारों के ग्राहक थे। भट्ट जी ने प्रदीप का प्रकाशन, प्रदीप क्या है? हिंदी प्रदीप नाम की एक पत्रिका है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, मासिक पत्रिका। इसका ये संपादन करते थे। प्रदीप के माध्यम से, हिंदी प्रदीप के माध्यम से इन्होंने निबंध साहित्य की अद्वितीय सेवा की। उनका प्रदीप लगातार 32 वर्ष तक प्रकाशित होता रहा। प्रदीप पत्रिका 32 वर्ष तक निकली। उनके निबंधों में 3 स्वरूप सुस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। कौन-कौन से? उर्दू, फारसी, संस्कृत और समन्वयात्मक रूप, यानी ये इनके निबंध की विशेषताएं हैं। आगे लिखा है, भारतेंदु युग के लेखकों की विशेषता व्यक्तित्व प्रकाशन की रही। प्रायः सभी रचनाएं व्यक्तित्व से ओतप्रोत रहती हैं, यानी कहीं ना कहीं रचनाओं में, निबंधों में, या किसी भी विधा में, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि आदि में, सब में कहीं ना कहीं जो है लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। प्रायः सभी रचनाएं व्यक्तित्व से ओतप्रोत रहती हैं, भरी हुई होती हैं। भट्ट जी के निबंधों में भी भट्ट जी के निबंध भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, यानी उनके निबंधों में भी व्यक्तित्व दिखाई पड़ा है। व्यक्तित्व से अर्थ लेखक की भावनाओं, आस्थाओं, धारणाओं, संस्मरण, विचार, स्वानुभूति आदि सभी से लिया जाता है। भट्ट जी के वर्णन की शैली तो अद्भुत है ही, साथ ही साथ वे हल्की चीज को भी रोचक बनाने की अद्भुत प्रतिभा रखते हैं। आगे कहा गया है, इनके निबंध में क्या क्या चीजें संकलित होती हैं, किस तरह के विषयों पर ये प्रकाश डालते चलते हैं, तो भी इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंटर है सामाजिक निबंध, यानी इनके निबंधों में सामाजिक पृष्ठभूमि दिखाई देती है। लिखा है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित सामाजिक निबंधों के अंतर्गत कौन कौन से निबंध आते हैं? सामाजिक निबंधों के अंतर्गत वे निबंध आते हैं जिनमें उन्होंने तत्कालीन सामाजिक जीवन से संबंधित किसी समस्या विशेष का चित्रण किया, यानी समाज में जो समस्याएं व्याप्त थीं उन सब का चित्रण किया। फिर कौन कौन सी समस्याएं वो हो सकती हैं? बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह यानी कि एज गैप जब बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे जो निर्मला उपन्यास है वो अनमेल विवाह पर ही आधारित है। रूढ़िवादिता और तरह तरह के जो आडंबर आदि, या फिर स्त्री शिक्षा को लेकर जो समाज में
समस्या व्याप्त थी, वेश्यावृत्ति आदि विषयों पर जो है इन्होंने निबंध लिखे हैं। इन्होंने अपनी इस निबंध के माध्यम से सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हुए तत्कालीन समाज में नई क्रांति, चेतना तथा जागृति लाने का प्रयास किया था। कौलीन यानी जो कुलीन वर्ग होता है, जात-पात, मानवीय संपत्ति, तीर्थों की तीर्थता, कौम, भिक्षावृत्ति, सुग्रहिणी आदि इनके इसी प्रकार के निबंध हैं। ये निबंधों के नाम हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब उसमें क्या है, राजनीतिक निबंधों में इन्होंने तत्कालीन शासन व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए उनकी दोहरी नीति का भांडा फोड़ा है कि किस तरह से वो वादे आदि करते हैं और फिर उनसे मुकरना भी बड़ी आसानी से उन्हें आता है। यानी कि मोहभंग की स्थिति जो है राजनेताओं के चलते ही समाज में व्याप्त हुई थी। इन्होंने व्यापार तथा नौकरशाही द्वारा अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति, कूटनीति एवं चरित्रहीनता, पक्षपातपूर्ण न्याय यानी जहाँ पक्षपात हो, जाति को लेकर या फिर किसी भी धर्म को लेकर, अनुचित करों की निंदा, पुलिस का दमन, भाषा नीति, जमींदारों द्वारा आम जनता का शोषण, शासन में व्याप्त निबंध, आत्मनिर्भरता, भ्रष्टाचार आदि विषयों पर आधिकारिक रूप से कलम इन्होंने चलाई है। इन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जनमत जगाने के लिए देशभक्ति से पूर्ण निबंध भी लिखे हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है साहित्यिक निबंध। अभी तक हमने 2 पॉइंटर्स पे बातें कर ली। पहला था सामाजिक, दूसरा था राजनीतिक और तीसरा है यहाँ पर साहित्यिक पृष्ठभूमि को लेकर। बालकृष्ण भट्ट द्वारा साहित्य शास्त्र, भाषा, अलंकार, नाटक, रंगमंच, उपन्यास आदि विषयों पर भी निबंध लिखे गए हैं। इन निबंधों में लेखक ने यानी बालकृष्ण भट्ट ने मौलिक दर्शन को उकेरा है, सभ्यता और साहित्य, रसाभास, प्रतिभा, खड़ी बोली का पद्य, हिंदी की वर्तमान दशा, शब्द परिचय आदि इनके साहित्यिक निबंध रहे हैं। यानी कि इन्होंने जो है किस तरह से साहित्य की जो दशा और दिशा दिखाने का काम किसने किया है, बालकृष्ण भट्ट ने खूब किया है अपने निबंधों के माध्यम से। इन निबंधों में लेखक ने साहित्य के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए भाषा में परिवर्तन, विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। चौथा पॉइंट है जो कि अन्य निबंधों को लेकर, यानी बाकी 3 के अलावा, यानी साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक निबंध के अलावा इन्होंने किस तरह का लेखन कार्य किया है निबंधों में। बालकृष्ण भट्ट ने उपयुक्त निबंधों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक, जिस पर ईला चंद्र जोशी ने भी काफ़ी लेखन कार्य किया है, भक्ति, ज्ञान, गृहस्थ जीवन, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, चरित्र आदि विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। इन निबंधों के शीर्षक चरित्र, पालन, मुक्ति और भक्ति, ज्ञान, लक्ष्मी आदि हैं। इन निबंधों में लेखक ने सहज और स्वाभाविक भाषा में विषय का प्रतिपादन अत्यंत कुशलता से किया है। विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखक ने जहाँ अपनी विचारगत नूतनता से परिचय कराया है, वहीं उसमें वर्णन शैली की विविधता भी दिखाई देती है। यानी इनके निबंध काफ़ी सरल भाषा में भी रहते हैं और साथ ही साथ जो है उसमें किस तरह से इनकी शैली जो है विविधता लिए हुए होती है, वैविध्यपूर्णता लिए हुए होती है, उसके भी दर्शन होते हैं। आगे बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट की लेखन शैली जो है वो 2 कोटियों में रखी जा सकती है। कौन कौन सी? प्रथम कोटि की शैली को परिचयात्मक शैली कहा जा सकता है। पहली है परिचयात्मक शैली, जिसमें इन्होंने इस शैली में इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। दूसरी कोटि कौन सी है? दूसरी कोटि में इनकी गुण और गंभीर शैली को रखा जा सकता है, जहाँ पर ये जो है बड़े गंभीरता के साथ में विषय को लेकर चलते हैं। इस शैली में भट्ट जी को अधिक नैपुण्य प्राप्त था। नैपुण्य यानी कि निपुणता, आत्मनिर्भरता तथा कल्पना जैसे गंभीर विषयों के अतिरिक्त आँख, नाक तथा कान आदि अति सामान्य विषयों के साथ एक अनूठापन भी इनके निबंधों में दिखाई पड़ता है। यत्र तत्र यानी हर जगह पर व्यंग और विनोद इनकी शैली को मनोरंजित कर देता है। यानी इनकी शैली में जहाँ तहाँ पर ये ऐसा प्रयोग करते हैं शब्दों का, अपनी शैली को इस तरह से प्रयोग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि व्यंग्यपूर्णता आ जाती है, शैली में विनोदता आ जाती है और मनोरंजन पूर्ण हो जाती है शैली। इन्होंने हास्य आधारित लेख भी लिखे हैं जो अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। भट्ट जी की गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। क्या लिखा है ये पॉइंट इन्होंने लिखी तो गद्य शैली में ये सारी चीज़ें, यानी गद्य है, ये गद्य विधा है, लेकिन वो गद्य काव्य सा प्रतीत होता है, ये इनके लेखन कौशल के चलते।
यानी कि गद्य में भी काव्यात्मकता आ जाती है। वस्तुतः आधुनिक कविता में पद्यात्मक शैली में गद्य लिखने की परंपरा का सूत्रपात भी इन्होंने ही किया है, पंडित श्री बालकृष्ण भट्ट ने। उनकी भाषा शैली में निम्नलिखित रूप मिलते हैं, ये आप एज इट इज बना लीजिएगा चार्ट। इनकी निबंध शैली को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विषय प्रधान या परात्मक और दूसरा है विषयी प्रधान या निजात्मक। निजात्मक के 3 भाग हैं, सब डिविजन्स हैं, कौन कौन से? विचारात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक। और विषय प्रधान यानी परात्मक के जो दूसरे पर आधारित हों, वर्णात्मक और विवरणात्मक, इनकी शैली के ये 2 भाग हो गए। अब बात कर लेते हैं वर्णात्मक शैली के बारे में। तो वर्णात्मक शैली में भट्ट जी ने व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। जनसाधारण के लिए भट्ट जी ने इसी शैली को अपनाया है। उनके उपन्यासों की शैली भी यही है, किंतु इसे उनकी प्रतिनिधि शैली नहीं कहा जा सकता। इस शैली का नाम इस शैली की भाषा सरल मुहावरेदार है। वाक्य कहीं छोटे और कहीं बड़े। उदाहरण के लिए नानक, चंद्रोदय, शंकराचार्य आदि। आगे लिखा है विचारात्मक शैली पर बात की गई है। भट्ट जी द्वारा गंभीर विषयों पर लिखे गए निबंध विचारात्मक शैली के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है, विशेषताएं देख लीजिए। इसमें बुद्धिगत विचार का किसी विषय पर विश्लेषण होता है। विषय प्रायः अमूर्त होते हैं, यानी प्रकट नहीं होते हैं। इस प्रकार के निबंधों के लिए गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन और अनुभव की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, समस्या मूलक आदि विषयों पर अच्छे निबंध इन्होंने लिखे हैं। कौन कौन से? चारुचरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता आदि, ये इनके निबंधों के नाम हैं, आप लिख लीजिए। आगे बात करते हैं अगली शैली पर। शैली की अगली विशेषता है भावात्मकता। इस शैली का प्रयोग भट्ट जी ने साहित्यिक निबंधों में किया है। इसे भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली भी कहा जा सकता है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस शैली में शुद्ध हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है। भाषा प्रवाहमान रही है, यानी कंटिन्यूएशन में चलती है, रुकते नहीं है। ये संयत और भावानुकूल है, भावों से भरी हुई है। इस शैली में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने बढ़ चढ़कर किया है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में विशेष सौंदर्य आ जाता है, जो कि इनकी निबंधों में आया भी है। भावों और विचारों के साथ कल्पना का भी सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें गद्य काव्य जैसे आनंद होता है। उदाहरण निबंध का अंश यहाँ पर एक दिया गया है। यह गोल गोल प्रकाश का पिंड देख भांति भांति दुक्के का सफेद तिलक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे लिखा तो है, ये एक गद्य शैली में जाहिर सी बात है निबंध लिखा जाता है, लेकिन कैसे यहाँ पर अलंकारों के प्रयोग के चलते काव्यात्मकता आ रही है और विशेष सौंदर्य की अनुभूति हो रही है। आगे आता है अगली शैली पर बात करें तो व्यंग्यात्मक शैली। लिखा है इस शैली में हास्य और व्यंग्य की प्रधानता होती है, नाम से ही जाहिर हो रहा है। विषय के अनुसार कहीं व्यंग्य अत्यंत मार्मिक और तीखा हो जाता है। इस शैली की भाषा में उर्दू शब्दों की अधिकता दिखाई देती, यानी अधिकता मूलतः काफी ज्यादा प्रयोग में दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ निबंधों में साहित्यिकता और सांस्कृतिक स्पष्ट झलकती है। यत्र तत्र व्यंग विनोद के कारण निबंध बड़े रोचक प्रतीत होने लगते हैं। भट्ट जी बड़े विनोदी थे। उनके व्यंग भी मार्मिक होते हैं। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, बाज बाज नौसिखिए दिल बहलाओ मुफ्त में। आगे बात करते हैं भट्ट जी की निबंध की भाषा से संबंधित। लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों की महत्ता हर दृष्टि से अक्षुण्य है, यानी पवित्र है। अक्षुण्य का अर्थ होता है पवित्रता। भाषा में सजीवता, रोचकता के साथ मुहावरों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग मिलता है। मुहावरों की बड़ी भाषा को और भी अलंकृत कर देती है। उनके निबंधों में मौलिकता है, अनूठापन है, जिससे भाषा में क्रांति, ओज, आकर्षण और सरसता की वृद्धि हुई है। मुहावरे एवं कहावतों के माध्यम से इनकी जो निबंध शैली है वो काफी प्रभावशाली भी दिखाई पड़ती है, यानी मुहावरे और कहावतों का भी प्रयोग इन्होंने बढ़ चढ़कर किया है। शीर्षक के सिद्धांत की बात कह दी जाती है, जैसे साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, रस में फीकापन कब आता है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, आदि आदि। भट्ट जी की भाषा शैली के विविध रूप हैं। कहीं कहीं काव्यात्मक सजीव भाषा के उदाहरण हैं, कहीं उर्दू की नोक-झोंक भी मिलती है, यानी उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है। भावात्मक निबंधों में इनकी रामात्मिकता उभर कर सामने आ गई है। उनके निबंधों में उनका सबल प्राणवान व्यक्तित्व, मस्ती, हास्य, विनोद, गंभीर ज्ञान एवं चिंतन प्राण विचार ही प्रकट हुए हैं। उनके निबंध परंपरा के पोषक न होकर, यानी जो चली आ रही परंपरा थी
इन्होंने ये कार्य नहीं किया कि उसी परिपाटी पर चलते रहें, यानी पृष्ठ पोषण करते रहें। वैसा ना करके इन्होंने समाज में जो व्याप्त रूढ़ियाँ थीं, कुरीतियाँ थीं, स्थितियाँ थीं, समस्याएँ थीं, उनको इन्होंने अपने निबंधों में, अपने लेखन कार्य में चित्रित किया। यानी इन्होंने पृष्ठ पोषण नहीं किया, चली आ रही परिपाटी पर नहीं चले, लीक से हटकर चलने का कार्य इन्होंने किया। उनमें किसी सिद्धांत या विषय विशेष का अंधानुकरण नहीं किया है। किन्होंने? इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने अंधानुकरण नहीं किया, यानी जांच परख कर चीज़ों को देखा है, समझा है और उसके बाद अपने साहित्य में उकेरा है। आगे बात करते हैं पूर्व निर्धारित लीक से हटकर। मैंने आपको बता दिया है कि ये पूर्व निर्धारित लीक से हटकर चले हैं। स्वानुभूति मूलक मौलिक चिंतन का प्रतिपादन, चेतनशील बौद्धिकता की सचेष्टता, यानी चेष्टता जो कि अच्छी हो, रोचक निशंक अभिव्यक्ति उनके निबंधों में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। अब निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं और यहीं पर हमारा जो है वीडियो एंड हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है, यानी चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं। अभी तक हमने ऊपर क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा है, सम्यक रूप से स्पष्ट हो जाता है कि भट्ट जी निश्चय ही अपने युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे, भारतेंदु युग के ये थे। उनकी जैसी प्रतिभा औरों में नहीं थी। भाषा शैली, भाव, विचार, वाक्य, शब्द सभी विशेषताओं में इनके जो निबंध हैं वो विशेष थे। यही कारण है कि युग निर्माता भारतेंदु से वे इस क्षेत्र में कई बातों में आगे रहे हैं। श्री जयनाथ नलिन भट्ट जी को अपने युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानते हुए उन्हें हिंदी का मानतेन कहते हैं। संपूर्ण निबंध साहित्य को लें तो उनकी भाषा में अनोखी सफाई है, सशक्त व्यंग है, गहन तर्क है और अभिव्यंजना की शक्ति है। यानी चीज़ों को इस तरह से ये प्रस्तुत करते हैं कि वो पाठक के हृदय पर एक प्रभाव छोड़ने का कार्य करती है। व्यंग विनोद भी इनके लेखन में दिखाई पड़ता है, ये बात हमने कर ली है। प्रताप नारायण मिश्र के पास बैठे हैं और गंभीर विवेचन और विचारात्मक निबंधों के लिए आचार्य शुक्ल जी के पास प्रसाद शैली में सरल विचार पाठक तक पहुंचाने के प्रयत्न में वह द्विवेदी जी के पास आ जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। यानी उनका स्थान द्विवेदी जी के स्थान तक आ जाता है। और भावात्मक काव्य गुण संपन्न शैली में वह गद्य काव्य के प्रलापी कलापियों को प्रकाश दिखाने लगते हैं। वह अपने युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, हिंदी के मानतेन हैं। वस्तुतः बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य शैली को नवीन रूप दिया है। छोटे छोटे और संयुक्त वाक्यों में उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया। यानी इनके जो डायलॉग्स भी हैं या फिर कह लीजिए इनके जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस काफ़ी छोटे रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, लेकिन उसमें ये काफ़ी बड़ी बात कह देते हैं। इन्होंने अपने भावों को अत्यंत स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है। शब्द संचय इनका बड़ा ही सुरुचिपूर्ण है। ये संदर्भ ग्रंथ लिखे हुए आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। मतलब इसका ये है कि इन स्थानों से लेकर मैंने ये असाइनमेंट तैयार की थी, तो ये मैंने आपको पूरी बता दी है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके दोबारा पढ़ भी सकते हैं या आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। मैंने तो आपको पूरा बता दिया। अब अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। हालांकि मैं खुद ही इनके निबंध पर ही विस्तार से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी विस्तार से, जिसमें चर्चा की गई होगी निबंध पे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी, डाउट है, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।